हाँ तो बच्चों, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 6 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, देन उसके बाद असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिगर गिवन है, कह रहा है फिगर गिवन फॉर क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन आएंगे और आपको इस फिगर को देख के आपको बताना है। ठीक है, तो ए और बी के बारे में आपको यहाँ पर बताने के लिए बोला गया है कि ए और बी बताइए ज़रा क्या है। तो कह रहा है व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय ए इन द फिगर। तो ए आपको समझ में आ रहा है कि ये नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस आपके दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। जो कि प्यूरिन में आपका आता है एडेनिन एंड गुआनिन और पायरिमिडिन में आपका साइटोसिन एंड थाइमिन आता है। इन केस ऑफ डीएनए बात करें तो थाइमिन होता है, अदरवाइज आरएनए के केस में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आ गया, इसका आंसर होना चाहिए बेस पेयर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो डी ऑप्शन गिवन है वो बोल रहा है सिंगुलर बेसिस, तो सिंगुलर बेसिस नहीं है यहाँ पर, हम किसके साथ जाएंगे, बेस पेयर्स के साथ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है सेकंड के बारे में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय बी इन द फिगर। तो बी आपको समझ आ रहा है डीएनए का जो बैकबोन बनता है वो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे, ओनली शुगर बैकबोन एंड ओनली फॉस्फेट बैकबोन, दोनों को मिला के होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन लिविंग सिस्टम्स। तो हमें पता है दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं, कह रहे हैं विच न्यूक्लिक एसिड इन सम वायरसेस कैन आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो अभी अभी बात किया, दो तरह के आपके पास न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए आपका ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में होता है और आरएनए होता है आपका सम वायरसेस में। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, तो फिफ्थ वाला देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए इज टर्म्ड एज। तो हमें ये बात समझ आती है डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है कि नहीं। तो डीएनए से आरएनए का बनना आपका क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, और आरएनए से अगर प्रोटीन बनता तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के बारे में यहाँ पर चार बातें बोली गई हैं। कह रहा है इज़ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल ठीक कह रहा है, सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का। ऑन आरएनए, ये यहाँ पर गलत हो गया ना, ऑन आरएनए नहीं होता है, ऑन यहाँ पर डीएनए होना चाहिए था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब अगला ऑप्शन देखिए, डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स, बिल्कुल सही कह रहा है। काम क्या होता है जेनेटिक कोड का, जो मेन प्रोडक्ट है वो तो प्रोटीन ही है। अब प्रोटीन होता है क्या, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड से आप डिटरमाइन कर सकते हैं अमीनो एसिड का सीक्वेंस। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है ना, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन बन जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रक्रिया है आरएनए से डीएनए बनने की, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए इज़ ए पॉलीमर ऑफ, डीएनए किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है फिगर से रिलेटेड फिर से। ठीक है, तो ये 9वां और 9 से लेके 11वां क्वेश्चन तक आपका ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, फिगर आपको समझ आ रहा है। फिगर में आपके पास क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ पे डीएनए बनाया गया है। डीएनए का पता कैसे कर लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थाइमिन गिवन है ना, इसका मतलब ये डीएनए ही हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ यूरेसिल होता, यू होता, तो हम क्या कहते हैं, आरएनए की सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए, पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है जो कि यहाँ पर एडेनिन है, जो कि एक तरह का क्या है, प्यूरिन है ना। ओके, वैसे यहाँ पर भी इसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। तो पूछ रहा है 9वें क्वेश्चन में, व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय ए इन द फिगर। तो ए कहाँ पर है, ये रहा आपका ए। तो ए आपका क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो 5th पोजीशन पर ही होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो 5 प्राइम क्या शो कर रहा है, फॉस्फेट है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 3rd प्राइम नहीं होना चाहिए, 3rd प्राइम पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और वो यहाँ पर फ्री नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्री नहीं है, यहाँ फ्री नहीं है, यहाँ फ्री नहीं है, लेकिन यहाँ फ्री है। ठीक है, तो 3rd पोजीशन या फिर 3rd प्राइम पर देखिए, नंबरिंग आप ऐसे करते हैं। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग आप करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप नंबरिंग करते हैं। तो 3rd पोजीशन पर आपको क्या दिखेगा, हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखेगा। ठीक है, और चूँकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, और यहाँ पे एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इन दोनों के बीच में, समझ रहे हो, 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के बीच में क्या होता है, डायस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वो फ्री नहीं है, यहाँ पर फ्री नहीं है, यहाँ फ्री नहीं है, यहाँ फ्री नहीं, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपका यही होगा। बाकी अब आगे देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय बी इन द फिगर। तो बी क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपका। ठीक है, 3rd प्राइम पर 3 प्राइम पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्योंकि 11 तक करना था इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट डज़ द फिगर रिप्रेजेंट। तो फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, पॉलीसेकेराइड तो है नहीं, ग्लूकोज वगैरह थोड़े ना यहाँ पर है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट थोड़े ना है। अगला क्या कह रहा है, अच्छा अगला यहाँ पर है पॉलीन्यूक्लियोसाइड। साइड नहीं है भैया, टाइड बोलना चाहिए, क्योंकि साइड में क्या क्या होता है, सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। लेकिन यहाँ पे टाइड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है ना, अच्छा पहले ऐसे लिखना चाहिए था, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और साइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली इसलिए बोला है क्योंकि एक से ज़्यादा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, और बेस पेयर से भी डिसाइड कर सकते हैं, जितने बेस पेयर्स होंगे उससे भी आप डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे, तो बोथ ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, मतलब डी ऑप्शन में माइक्रोमीटर गिवन है। तो माइक्रोमीटर में हम लोग नहीं करते हैं, एंगस्ट्रॉन में करते हैं या फिर नैनोमीटर में करते हैं। बेसिकली नापने वाली बात है, वो तो आप किसी में भी नाप सकते हैं, लेकिन हम छोटी से छोटी यूनिट यूज़ करते हैं जो कि उसमें फिट हो जाए, है कि नहीं। तो माइक्रो काफ़ी बड़ी हो जाती है एंगस्ट्रॉन के सामने, समझ रहे हो बात को। एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 होता है और माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है, तो काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पर, 10,000 गुना कह सकते हैं आप डिफरेंस है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बैक्टीरियोफेज 174 हैज़। तो पहली बात पता होनी चाहिए कि बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है ना। तो बैक्टीरियोफेज 174 के बारे में अगर आपको याद करना है तो ये बात याद रखनी है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल एज ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है।
अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बोला है तो पेयर वाली बातें तो होंगी ही नहीं, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए एंड डी आपका निपट जाएगा। ऑप्शन सी एंड बी में से हो सकता है। अब ये वाली बातें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। अब रटने के लिए थोड़ी सी एक बात याद रखना, मैं पहले आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए याद करने का तरीका ये है कि 5 और 3 कितना होता है 8, ठीक है ना। और 8 में से 2 घटाना है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना वाहियात तरीका है ना, पर इसको ऐसी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे कि 2 ही क्यों घटाया, तो ऐसे याद रख लो ना कि सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है ना, इसीलिए 2 घटा दो, ऐसे भी याद कर सकते हैं ना। तो जैसा मन करे कर लो। फ़िलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि 5 और 3 8 होता है, और 8 में से आपको 2 घटाना है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो।